अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स की, कि एसिड्स कितने टाइप्स के होते हैं या फिर कैसे कैसे होते हैं एसिड्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं करंट एसिड्स की। करंट एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो आपको 1 साल के अंदर जिसे आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे वो आपका कैश हो जो ऑलरेडी कैश के फॉर्म में ही होता है। सेकंड आपका होता है डेटर्स। डेटर्स होते हैं जिनसे आपने पैसे लेना है, लेकिन आपने उनको जो है टाइम पीरियड है सिर्फ 1 साल का या 6 महीने का 9 महीने का दिया होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेटर्स। जो शॉर्ट टर्म डेटर्स होते हैं उसे हम करंट एसिड्स में काउंट करते हैं। वैसे ही आपका बैंक बैलेंस होता है, इनको आप इजीली जो है कन्वर्टेबल होते हैं, इजीली आप जो है कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जो विद इन 1 ईयर हम कैश में कन्वर्ट कर सके उसे हम करंट एसेट्स कहते हैं। अब बात कर लेते हैं फिक्स एसेट्स की। फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो या फिर जिसे इजीली जो है कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है कैश की फॉर्म में, चाहे वो आपकी लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, मशीनरी होगी। ये सारी चीज़ें जो है आपकी फिक्स एसेट्स में आ जाएगी कि आपके फिक्स एसेट्स है, आप इसे सेल के पर्पज से या फिर सिर्फ एक साल के लिए 6 महीने के लिए बाय नहीं करते हो, आप ये लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हो। कोई भी आप लैंड परचेज कर रहे हो तो आप इसलिए परचेज नहीं कर रहे हो अगर आपका बिजनेस जो है लैंड के सेल और इसका नहीं है, या आपका गुड्स नहीं होना चाहिए। तो अगर हम फिक्स एसेट्स की बात करें तो ये आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हो, इसलिए हम इसे फिक्स एसेट्स कहते हैं, चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो, मशीन हो या फिर और चीज़ें हो। अब बात कर लेते हैं टेंजेबल एंड इनटेंजेबल एसेट्स की। एसेट्स को, यही एसेट्स जो है इसे हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक होता है टेंजेबल एसेट। टेंजेबल एसेट्स होता है जिसे हम छू सकते हैं, इसमें हमारा जो है करंट एसेट्स का कैश भी आ जाएगा, इसमें हमारा लैंड भी आ जाएगा, बिल्डिंग भी आ जाएगी, बिकॉज इन चीज़ों को हम छू सकते हैं, तो उसे हम टेंजेबल एसेट्स कह सकते हैं। टेंजेबल मतलब जिसको हम टच कर सके, जिसे हम जो है छू सके, जो हमें विजिबल हो, जिसे हम देख सके, तो उसे हम क्या कहेंगे, टेंजेबल एसेट्स। वैसे ही एक दूसरे एसेट्स होता है, वो होता है इनटेंजेबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होता है जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप छू नहीं सकते, लेकिन आप उसे महसूस कर सकते हो, उसकी एक वैल्यू होती है। जैसे गुडविल होगी। गुडविल क्या होती है, किसी भी बिजनेस, मान लो आपका बिजनेस 10 साल से चल रहा है, तो आपने एक गुडविल क्रिएट करी, आपने एक कस्टमर बेस तैयार करा है अपना, जहाँ पे लोग रेगुलर बेसिस पर आपकी शॉप या आपके बिजनेस से जो है प्रोडक्ट्स खरीदते हो, तो आपने एक गुडविल क्रिएट करी है। या फिर ट्रेडमार्क हो गया, आपने कोई जो है रिसर्च करी, आपने कोई न्यू प्रोडक्ट इन्वेंट करा या फिर कोई नई चीज़ इन्वेंट करी, तो उसका आप ट्रेडमार्क ले लेते हो, उसे आप पेटेंट करवा लेते हो, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, आपकी इनटेंजिबल एसेट्स होती है। उसकी एक वैल्यू होती है, लेकिन उसे हम छू नहीं सकते, उसे हम देख नहीं सकते, तो इसे हम उसे इनटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में डाल देंगे। एसेट्स और भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं जिसे हम डिटेल में कभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो बेसिक टर्म है कि एक करंट एसेट्स होता है, एक फिक्स एसेट्स होता है। इसका जो टाइम पीरियड की बात करें तो 1 ईयर के अंदर आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो, और ये आप लॉन्ग टर्म के लिए 1 ईयर से ज़्यादा के लिए आप इसे जो है खरीदते हो। सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं खरीदते हो, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हो। वैसे ही टेंजेबल में आपका जो है जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, उन चीज़ों को काउंट कर लेंगे। इंटेंजिबल में जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसकी एक वैल्यू तो होती है, लेकिन हमें जो है फिजिकल फॉर्म में वो चीज़ नहीं दिखती है, उसे हम इंटेंजिबल एसेट्स कहेंगे। अब वैसे ही बात कर लेते हैं लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटी का मीनिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो प्रोप्राइटर को इन फ्यूचर पे करना है। तो उसके क्या क्या टाइप्स हो जाएंगे, एक आता है इंटरनल लाइबिलिटी, एक आता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। लाइबिलिटी दो तरह की होती है कि अगर आपको पे करना है तो किसे पे कर रहे हो, उस बेसिस पे दो तरह की लाइबिलिटी होती है। इंटरनल लाइबिलिटी वो होती है जब आप पे करते हो प्रोप्राइटर को। हमने पहले भी कहा था कि आपके जो प्रोप्राइटर है और आपका जो कंपनी है या बिजनेस है, वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। प्रोप्राइटर पैसा लेके आता है, वो बिजनेस के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए या आपके इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट के लिए एक लाइबिलिटी होती है। तो जब वो लाइबिलिटी पे करनी होती है प्रोप्राइटर को, तो उसे हम इंटरनल लाइबिलिटी कहते हैं, चाहे वो कैपिटल की फॉर्म में हो। अगर कैपिटल लेके आ रहा है तो इन फ्यूचर कंपनी को वो पैसा पे करना है प्रोप्राइटर को, तो कैपिटल की फॉर्म में। और एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट। एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जब बिजनेस की बात करें कि फॉर एग्जाम्पल इस साल हमने 1 लाख का प्रॉफिट करा, मान लो 50,000 प्रोप्राइटर को पे कर दिया गया, जितना भी प्रॉफिट हुआ, जो बैलेंस बचा 50,000 उसे आगे फ्यूचर के लिए, कि अगर बिजनेस में आगे पैसे की जरूरत पड़ी तो किसी और से ना लेना पड़े, उस पैसे को यूज कर लिया जाए। तो वो पैसा भी जो है एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। तो वो प्रॉफिट जब हम बात करते हैं प्रोप्राइटर को पे करने की, तो वो इंटरनल लाइबिलिटी होती है बिजनेस के लिए। वैसे ही एक्सटर्नल लाइबिलिटी कौन सी होती है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है जो हमें आउटसाइडर्स को पे करनी होती है। किसे पे करनी होती है, आउटसाइडर्स को, जो बिजनेस का पार्ट नहीं है।
चाहे वो आपके क्रेडिटर्स हो गए, चाहे क्रेडिटर्स वो पर्सन होता है जिससे आप उधार में कुछ चीज़ खरीद रहे हो। मान लो आपने रॉ मटेरियल खरीदा या फिर आपने कुछ फर्नीचर का कुछ भी खरीदा, तो आप जब उसे पे करना करोगे इन फ्यूचर, तो वो आपके लिए क्रेडिटर है, आपको इन फ्यूचर उसे पे करना है। तो क्रेडिटर भी जो है आपका एक्सटर्नल में आ जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, कई बार आप का मान लो आपके अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपए, लेकिन आपको 1,70,000 की जरूरत है, 1,10,000 की जरूरत है, आपके पास 10,000 रुपये अमाउंट कम है आपके बैंक में, तो आप क्या करते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट कर देते हो। मतलब जितना आपके बैंक में बैलेंस है उससे ज़्यादा जो है विड्रॉ कर लेते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो वो जो 10,000 आपने एक्स्ट्रा जो है विड्रॉ करा था बैंक से, उसे आपको इन फ्यूचर पे करना है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल लाइबिलिटी में काउंट कर लेंगे। या बिल्स पेबल होते हैं आपके, कोई बिल है वो पे करने को है, तो वो बिल्स पेबल में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, कोई आपके ऐसा एक्सपेंसेस है जिसे आपने पे नहीं करा, फॉर एग्जांपल सैलरी, आपके एम्प्लॉय, आपके लिए सैलरी एक एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए सैलरी एक एक्सपेंस है, क्योंकि उससे जो है वो काम कर रहा है, तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, आप गुड्स बना रहे हो या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो आपके लिए एक एक्सपेंस है, क्योंकि वो बिजनेस को बढ़ा रहा है सैलरी पे करने के लिए। लेकिन आपकी वो सैलरी पे करने को है एम्प्लॉय को, तो वो भी आपके लिए एक लाइबिलिटी है, तो वो क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम आउटसाइडर एक्सटर्नल की बात करें, तो एम्प्लॉयज होता है उसे भी हम आउटसाइडर के तौर पे ही इंक्लूड करते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका आउटसाइडर एक्सपेंसेस होगा। अब हम लाइबिलिटी को दो तरह से और बांटते हैं कि उसके ईयर के बेसिस पे, कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। अगर हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी की बात करें, इसे हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या फिर करंट लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है जिसे आपको 1 साल के अंदर पे करना होता है। यहाँ पे हमारे पास करंट एसेट्स थे जो 1 साल के अंदर आपको पैसा दिला देते हैं, और इसे हमें 1 साल के अंदर, करंट लाइबिलिटी में बात करते हैं, 1 साल के अंदर हमें पे करना है। मान लो हमें क्रेडिटर्स ने हमें 1 साल की मोहलत दिया, 6 महीने की मोहलत दी, कि आपको 6 महीने के अंदर इसे रीपेमेंट करनी होगी, या आपने जो हमसे गुड्स खरीदे उसकी पेमेंट आपको विदिन 6 मंथ करनी होगी, एक क्राइटेरिया। तो मतलब वो लाइबिलिटी हमारी शॉर्ट टर्म होगी या फिर करंट लाइबिलिटीज होगी, कि आपको 1 साल, विदिन 1 ईयर आपको ये लाइबिलिटी पे करनी है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की अगर बात करें, तो इसमें कोई कंपलसरी नहीं होता कि आपको 1 साल के अंदर ही पे करना है। वो डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या कंडीशन रखेगी, आपको 5 साल के अंदर पे करना है, या फिर कई बार होता है कि आपको कोई ईयर लिमिट नहीं दी होती कि इतने टाइम में पे करना है, आप अकॉर्डिंगली उसे पे करते रहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप डेटर्स होते हैं आपके, या फिर आपने कोई जो है लोन लिया होता है जो लॉन्ग टर्म होता है, 10 साल 15 साल का होता है, तो वो लॉन्ग टर्म लोन होता है, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता। अगर देना चाहो तो आप 1 साल के अंदर भी दे दो, नहीं देना है तो आप आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो। सो इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू पे विदिन 1 ईयर। आप विदिन 1 ईयर पे कर सकते हो, लेकिन कंपल्सरी नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे, हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहेंगे। सो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। नेक्स्ट इज गुड्स। गुड्स क्या होता है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो हम दोबारा सेल के पर्पज़ से या रीसेल के पर्पज़ से बाय करते हैं, उसे हम गुड्स कहते हैं। या फिर कोई भी प्रोडक्ट आप अपनी कंपनी में बना रहे हो, तो अगर उस प्रोडक्ट को आप बना रहे हो, आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, मतलब कोई गुड्स खरीद रहे हो, तो वो आपके लिए क्या हो जाएंगे, गुड्स हो जाएंगे। मतलब उसको हम रीयूज़ करके, उसका जो उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके आप नया प्रोडक्ट बना रहे हो और उसे रीसेल कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, गुड्स। मतलब मेन फोकस ये होता है कि गुड्स हम उसे कहेंगे जो हमारे सेल के पर्पज़ से होता है, या फिर जिसे हम रीसेल के पर्पज़ से बनाते हैं या फिर खरीदते हैं। गुड्स आर द प्रोडक्ट्स इन विच अ बिजनेस डील्स फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल। मतलब जिसमें बिजनेसमैन डील करता है सेल के पर्पज़ से, उसे हम क्या कहते हैं, गुड्स। गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल। ये चीज़ आपने बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस चीज़ के लिए परचेज करते हैं, उसे रीसेल के पर्पज़ से। हम किसी भी गुड्स को जब परचेज करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसे हम गुड्स कहते हैं। और विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश गुड्स, या फिर हमने फिनिश्ड गुड्स कोई तैयार करना है, मान लो हमने बनाने हैं टायर, या फिर हमने बनानी है कार, तो कार के लिए हम मान लो हम खुद से टायर मैन्युफैक्चर नहीं करते, तो बाहर से टायर लेके आ रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, गुड्स है, क्योंकि हमने उसमें जो है मॉडिफिकेशन करके गाड़ी बनानी है और उसे रीसेल करना है या फिर सेल करना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, गुड्स कहेंगे। अगला आ जाता है परचेजेस। परचेजेस क्या होता है, हम बहुत बिजनेस में परचेज यूज़ करते हैं, परचेज गुड्स, सेल गुड्स, ये
टर्म्स बहुत आपको ट्रांजेक्शन में सुनने को मिलेगी। जब हम जनरल एंट्रीज करेंगे, जब हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करेंगे, तो परचेज वर्ड बहुत कॉमन है। तो परचेज का मतलब होता है, परचेज मीन्स बाइंग गुड्स फॉर रीसेल। जब भी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं रीसेल के पर्पज से, उसे हम परचेज यूज करते हैं। जब भी हम इस गुड्स को परचेज करने की बात करेंगे या किसी भी चीज़ को परचेज करने की बात करेंगे रीसेल के पर्पज के लिए, तो उसे हम परचेज कहते हैं। अगला आएगा परचेज रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी का एग्जाम्पल लिया था टायर्स का, कि हमने टायर परचेज करे आउटसाइडर से या दूसरे एंटरप्राइज से। तो जब हमने टायर परचेज करे, मान लो कुछ 10 टायर्स हमने परचेज करे, उसमें से 2 डिफेक्ट हो गए, तो हम क्या करेंगे, उसे रखे तो नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने पेमेंट करी है, पैसे खर्च कर रहे हैं, तो हमें वो भी तो देखना है कि लॉस ना हो। अगर कोई डैमेज टायर है तो हम उसे वापस कर देते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम, परचेज रिटर्न या फिर परचेज आउटवर्ड। मतलब जो हमने परचेज करी थी उसे आउटवर्ड मतलब वापस दे दी, बाहर दे दी ना हमने, उस बिजनेसमैन को वापस कर दी, तो उसे हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न। परचेज की हुई चीज रिटर्न कर दी, तो उसे क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न। व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर, जिसने हमें सप्लाई करे थे वो टायर, जब हमने उसे रिटर्न करे तो उसे क्या कहेंगे, परचेज रिटर्न। नेक्स्ट आ जाता है सेल्स। सेल्स क्या होती है, सेल्स रेफर्स टू दी सेलिंग ऑफ गुड्स बाय द बिजनेस फॉर कैश और क्रेडिट। जब भी कोई बिजनेस अपने गुड्स को सेल करता है, चाहे वो कैश पे करे चाहे वो क्रेडिट पर करे, वो मैटर नहीं करता, लेकिन जब भी सेल कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, सेल्स कहेंगे। आपने मान लो मैन्युफैक्चर करी 10 कार्स मैन्युफैक्चर करी, 5 आपने कैश में सेल करी, 3 आपने क्रेडिट में सेल करी, तो वो जो 8 कार्स आपने सेल करी, तो उसे हम कंप्लीटली सेल ही बोलेंगे, क्योंकि चाहे वो कैश में हो क्रेडिट में हो, उससे कोई फर्क नहीं करता। तो जो हम गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या गुड्स परचेज कर रहे हैं, उसमें मॉडिफिकेशन करके फिनिश्ड गुड्स बना रहे हैं, जब हम उसे सेल करते हैं तो उसे हम सेल कहेंगे। बहुत ही सिंपल टर्म्स है, मैं बहुत ही ब्रॉड करके एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन इसमें इतना कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें है नहीं। वैसे ही सेल्स रिटर्न होता है या फिर रिटर्न इनवर्ड भी हम इसे कहते हैं। मान लो हमने 8 कार सेल करी, 10 में से 8 कार हमने सेल करी, तो वो 8 कार में से एक कार डिफेक्ट पीस हो गया, फिर कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आ गई, ब्रेक्स फेल हो गए या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है कस्टमर को, तो उसने क्या करा कि उसने रिटर्न कर दी। सम कस्टमर्स माइट रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम। जब वो रिटर्न करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न, मतलब वापस को आई है। इनवर्ड्स, हमने कोई सेल करी थी, इनवर्ड की तरफ आता है, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ आए, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिटर्न इनवर्ड। इसलिए इसका नाम रिटर्न इनवर्ड भी पड़ता है और उसे हम सेल्स रिटर्न भी कहते हैं। जब कोई सेल करी हुई चीज़ वापस आती है तो उसे हम सेल्स रिटर्न कहते हैं, क्योंकि हमें वो ट्रांजेक्शन भी तो रिकॉर्ड करनी है ना। अगर कोई, चलो हमने सेल की कर दी, लेकिन अगर कोई कस्टमर वापस प्रोडक्ट दे रहा है, उसे पसंद नहीं आ रहा किसी भी रीज़न से, तो हमें उसकी ट्रांजेक्शन करना भी ज़रूरी है, तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट आ जाता है स्टॉक्स। स्टॉक्स क्या होते हैं, स्टॉक वो चीज़ होती है जब आपने कोई चीज़ सेल कर दी और सारा, जरूरी नहीं है कि आपके प्रोडक्ट जितने आपने बनाए वो सारे के सारे बिक जाए, लेकिन जब ना बिकी हुई कोई प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक। स्टॉक इन ट्रेड भी कहते हैं। स्टॉक रेफर्स टू अनसोल्ड गुड्स अवेलेबल इन द बिजनेस। कोई भी गुड्स ऐसा जो बिजनेस में अवेलेबल हो, जो अभी तक बिका नहीं है, उसे हम स्टॉक कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि हमारे पास 10 कार्स थी, उसमें से 5 हमने कैश में सेल करी, 3 हमने क्रेडिट पे सेल करी, 2 हमारे पास वापस बच गई, तो वो जो 2 कार्स है उसे हम अपना स्टॉक कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे, क्योंकि वो हमारे पास अभी तक बिजनेस में अवेलेबल है, उसे ना तो हमने सेल करा है, ना तो क्रेडिट पे सेल करा है, ना कैश पे सेल करा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, स्टॉक इन बिजनेस और स्टॉक इन ट्रेड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्टॉक। स्टॉक 2 तरह के होते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक होता है, एक क्लोजिंग स्टॉक होता है। ओपनिंग स्टॉक होता है, मान लो हमारे इस साल में सबसे पहले हम क्लोजिंग स्टॉक की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि साल भर में हमने टोटल 10 कार्स मैन्युफैक्चर करी, उसमें से हमने 5 कैश में सेल करी, 3 क्रेडिट पर सेल करी और 2 हमारे पास वापस बच गई, तो वो जो आउट ऑफ 10 8 हमने सेल कर दी, जो 2 बैलेंस बचा वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 2 कार्स का। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा, 10 कार्स हमने टोटल मैन्युफैक्चर करी, 8 उसमें से सेल करी, 3 कैश में करी और 5 कैश में करी और 3 क्या करी, क्रेडिट में सेल करिए, और उसमें से जो 2 वापस बच गई वो हमारा स्टॉक हो गया। तो जब ईयर के लास्ट में हमारे पास 2 कार्स बची, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक।
ऑफ दैट ईयर। लेकिन अब हम नेक्स्ट ईयर जब इसकी एंट्री कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर जब हम ट्रांजेक्शन करेंगे, कितना हमने परचेज करा, कितना सेल करा, तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं वहां पे। तो ओपनिंग स्टॉक जो हमारा लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था, वही हमारा नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। बहुत ही सिंपल टर्म है। इस साल का जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, अगले साल के लिए वो हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। सेम चीज़ है, वही अमाउंट आने वाला है, बस नाम चेंज हो जाएगा। ओपनिंग में जब लिख रहे हैं तो उसे ओपनिंग स्टॉक कहेंगे, ईयर के एंड में लिख रहे हैं उसे क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे।